एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। एनवायरनमेंट में इंक्लूड होता है एयर, वाटर, लैंड। इनके अपने अपने स्पेसिफिक एक्ट्स हैं, जैसे एयर का एयर एक्ट है, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। वाटर का वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। ऐसे अलग अलग एक्ट्स होते हैं, ये इनके स्पेसिफिक इन्हीं चीज़ों के लिए हैं। ठीक है। एनवायरनमेंट एक्ट क्या करता है, इन सभी चीज़ों को इंक्लूड कर लेता है, ये जनरल लॉ है इन सभी के ऊपर। इसमें एयर, वाटर, लैंड सभी इंक्लूड हो जाते हैं एनवायरनमेंट एक्ट में। एनवायरनमेंट एक्ट के थ्रू वेरियस एजेंसीज जो हैं, सेंट्रल बोर्ड हुए, स्टेट बोर्ड, वेरियस अथॉरिटीज़, इन सभी एक्ट्स के जो थ्रू अलग अलग अथॉरिटीज़ बनी थी, उन सभी को कोऑर्डिनेट करने का काम भी एनवायरनमेंट एक्ट के थ्रू हो जाता है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से किस किस चीज़ की प्रोटेक्शन होती है? एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन होती है पॉल्यूटेंट से, हजार्डस सब्सटेंसेस से, एक्सीडेंट से। पॉल्यूटेंट्स को रेगुलेट किया जाता है, उनके डिस्चार्ज और एमिशन को, कितना डिस्चार्ज हो सकता है, क्या लिमिट्स हैं, कितना एमिट करना परमिसिबल है, हजार्डस सब्सटेंस को कैसे हैंडल करना है, एनवायरमेंट एक्सीडेंट के टाइम पे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कैसे रेस्पॉन्स करना है। ऐसे अब ये एक्ट है, कानून है, तो जो भी लोग एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाएंगे उनके लिए पनिशमेंट है इस एक्ट के थ्रू। और इस चीज़ के लिए कोई भी कंप्लेन कर सकता है, एनी वन कैन कंप्लेन। तो ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हुए एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के? ऑब्जेक्ट्स हैं प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, रेगुलेशन ऑफ डिस्चार्ज ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स, हैंडलिंग ऑफ hazardous substances, speedy response in the event of accidents threatening environment, and deterrent punishment to those who endanger human environment safety and health। तो ऑब्जेक्ट्स हुए एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन, पॉल्यूटेंट्स जो हैं उनके डिस्चार्ज या एमिशन का रेगुलेशन, उनको रेगुलेट करना, हैजार्डस सब्सटेंस खतरनाक तत्व जो हैं उनकी हैंडलिंग, एक्सीडेंट्स के टाइम पे जो ऐसे एक्सीडेंट जो एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचा सकते हैं उनको कैसे टैकल किया जाए, कैसा क्या रेस्पॉन्स होना चाहिए, बहुत ही स्पीडी रेस्पॉन्स होना चाहिए। और कोई भी अगर एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाता है उसको पनिशमेंट देना। तो ये ऑब्जेक्ट्स हुए एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के। इसका एक्सटेंट होल इंडिया है, पूरे भारत पर लागू है। कमेंसमेंट कब से स्टार्ट हुआ था? 19 नवंबर 1986। तो सब्जेक्ट मैटर क्या हुए इसके? इट्स अ जनरल लॉ ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट। जनरल लॉ है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए। वाटर एक्ट, एयर एक्ट इनके लिए स्पेसिफिक थे, ये सभी को कवर करता है, एक पूरा जनरल लॉ है पूरे एनवायरनमेंट के लिए। वेरियस अलग अलग तरह की रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करता है और अलग अलग लॉ के बीच में जो गैप्स रह जाते हैं उनको पूरा करता है, ब्रिज गैप्स इन एग्जिस्टिंग लॉज ऑन दिस सब्जेक्ट। ठीक है। एनवायरमेंट एयर एक्ट के अलग लॉज हैं, वाटर एक्ट के अलग, फॉरेस्ट एक्ट के अलग, इनके बीच में गैप्स रह जाते हैं, तो उन चीज़ को पूरा करता है, उन गैप्स को ब्रिज करता है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। एग्जिस्टिंग लॉज आर रिलेटेड टू स्पेसिफिक टाइप ऑफ पोल्यूशन और स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ hazardous substances. Some major areas are not covered, so control mechanism specifically against new chemicals are weak। और इन ऑब्जेक्ट्स को पूरा करने के लिए every person has a locus standi, even a citizen can approach court, any person can be made inspector to protect environment, can make complaint to central government or authorized authority। इन ऑब्जेक्ट्स को पूरा करने के लिए कोई पर्सन क्या कहते हैं वो कंप्लेन कर सकता है, कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। ज़रूरी नहीं उसको हार्म हुआ है तभी वह अप्रोच कर सकता है, या फिर वो अफेक्टेड पार्टी है तभी कर सकता है। बिना अफेक्टेड पार्टी हुए भी वह कोर्ट्स को या सेंट्रल गवर्नमेंट को कंप्लेन कर सकता है। और डेफिनेशंस देख लेते हैं। पहले एनवायरनमेंट की डेफिनेशन। एनवायरनमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या होता है इसके अंदर? एयर, वाटर, लैंड, और इन सब का आपस में रिलेशनशिप, संबंध, और इनका संबंध ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, प्रॉपर्टी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स और दूसरी जीवित ऑर्गेनिज्म, दूसरे लिविंग क्रीचर्स। तो इन सब का आपस में संबंध और इन सब का संबंध इन चीज़ों से। ठीक है। तो क्या थी डेफिनेशन? एनवायरनमेंट इंक्लूड्स वाटर, एयर, लैंड एंड इंटर रिलेशनशिप विच एग्जिस्ट अमंग एंड बिटवीन
वाटर, एयर, लैंड एंड ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अदर लिविंग क्रीचर्स एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एनवायरनमेंट क्या क्या इंक्लूड हुए? एयर, वाटर, लैंड और इनका आपस में रिलेशनशिप, और इन सब का रिलेशनशिप इन लोगों के साथ, ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, प्रॉपर्टी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अदर लिविंग क्रीचर्स, इनके साथ। तो एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन है, वो एनवायरनमेंट की डेफिनेशन है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर। दूसरी डेफिनेशन देखते हैं एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स की। कोई भी सॉलिड चीज़ हो या फिर कोई लिक्विड चीज़ हो या फिर कोई गैसियस चीज़ हो जिसकी कंसंट्रेशन इतनी हो कि वह एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचा सके, उसको एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे सॉलिड चीज़ हुई, जैसे ये रैपर्स हुए, आपका लिक्विड चीज़ हुई जैसे सीवेज हुआ, और ये जैसे गैसियस चीज़ हुई, धुआं वगैरह हुआ, ये इतनी कंसंट्रेशन में हो जाए कि वह एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एनवायरनमेंट में ये सब लोग इंक्लूड हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, प्रॉपर्टी, ये सब। ठीक है, तो एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स की क्या डेफिनेशन हुई? एनी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस सब्सटेंस present in such concentration as may be or tend to be injurious to environment। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन एनवायरमेंटल पोल्यूशन की। तो ये जो थे सॉलिड, लिक्विड, गैसेस सब्सटेंस, जो पॉल्यूटेंट्स जो थे, अगर ये एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, जैसे अगर ये सॉलिड सब्सटेंस यहाँ पे लैंड पे पाए जाते हैं, ये लिक्विड सब्सटेंस आपके वाटर में पाए जाते हैं और गैसेस सब्सटेंस एयर में पाए जाते हैं, तो इनकी प्रेजेंस वहाँ पे होती है तो पॉल्यूशन कहलाता है। जैसे लैंड पॉल्यूशन हुआ, वाटर पॉल्यूशन हुआ, आपका एयर पॉल्यूशन हुआ। So definition: the presence of environmental pollutants in environment is called environmental pollution। अब हैंडलिंग देखते हैं, हैंडलिंग क्या होती है? किसी भी सब्सटेंस की मैन्युफैक्चर या फिर उसका स्टोरेज हो या फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन हो या फिर वो ऑफरिंग फॉर सेल के लिए हो, बेचना हो, या फिर उसका डिस्ट्रक्शन हो, ये सभी चीज़ हैंडलिंग कहलाती हैं। Any substances manufacture, processing, treatment, conversion, package, storage, कलेक्शन, ऑफरिंग फॉर सेल, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसफ़र और डिस्ट्रक्शन, ये सभी चीज़ें ही हैंडलिंग कहलाती हैं। किसी भी चीज़ को हैंडल करना, या फिर कह सकते हैं उसको मैन्युफैक्चर करने को भी हैंडल कर सकते हैं, प्रोसेसिंग करने को भी, ट्रीटमेंट करने को भी हैंडलिंग कहते हैं, कन्वर्जन को भी, पैकेज को भी, स्टोरेज, कलेक्शन को भी, ऑफरिंग फॉर सेल को भी, ट्रांसपोर्टेशन को भी, ट्रांसफ़र को भी और उसके डिस्ट्रक्शन को भी हैंडलिंग कहते हैं। हज़ार्ड सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? कोई भी सब्सटेंस अगर अपनी केमिकल प्रॉपर्टी के कारण या फिर उसकी हैंडलिंग के कारण एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचे, जैसे ह्यूमन बींग्स को नुकसान पहुंच सकता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी के कारण या फिर उसकी हैंडलिंग के कारण, प्लांट्स को नुकसान पहुंच सकता है, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंच सकता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी के कारण या फिर हैंडलिंग के कारण, तो वह हज़ार्डस सब्सटेंसेस कहलाते हैं। हज़ार्डस माने खतरनाक, सब्सटेंस माने तत्व, खतरनाक तत्व। तो क्या हुई इसकी डेफिनेशन? एनी सब्सटेंस बाय विच बाय रीजन ऑफ इट्स केमिकल और फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज और हैंडलिंग is liable to cause harm to human beings, plants, microorganisms, other living creatures, property और environment। ये हो गया हजार्डस सब्सटेंस। ऑक्यूपायर, ऑक्यूपायर किसे कहते हैं? मान लो फैक्ट्री के केस में या किसी प्रेमाइसिस के केस में जो व्यक्ति वहाँ का इंचार्ज हो, एनी पर्सन who has control over affairs of factory और प्रेमाइसिस, ठीक है, वो ऑक्यूपायर कहलाएगा उस फैक्ट्री या प्रेमाइसिस का, जो वहाँ का इंचार्ज होगा। ठीक है, जो वहाँ के अफेयर्स को कंट्रोल करता होगा। या फिर किसी सब्सटेंस के रिलेशन में उस सब्सटेंस का ऑक्यूपायर वो होगा जिस व्यक्ति के पास उस सब्सटेंस का पोजेशन होगा, कब्जा होगा, वह ऑक्यूपायर कहलाएगा। ठीक है, फैक्ट्री या प्रेमाइसिस के केस में वहाँ के अफेयर्स को कंट्रोल करने वाले व्यक्ति, और सब्सटेंस के केस में उस सब्सटेंस को पोजेस करने वाले व्यक्ति जिसके कब्जे में वह सब्सटेंसेस हों। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम, पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। पीडीएफ का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अगर इंटरेस्टेड हो तो।